हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, इस समय हम क्रैश कोर्स में चैप्टर 3 पर पहुंच चुके हैं, प्लांट किंगडम पर। पिछले 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और उनका जो लिंक और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। और ये जो चैप्टर प्लांट किंगडम है, इसको करने के बाद आज शाम को 5 बजे लाइव सेशन में इसके हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो उसको क्वेश्चन भी आप जरूर करिएगा। लेकिन उसके पहले थ्योरी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा, जैसा कि पिछले चैप्टर में विटेकर ने 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसको हमने पढ़ा, जिसमें 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे, प्लांटी किंगडम को, जिसे कॉमनली प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता। तो यही आपका चैप्टर है, प्लांट किंगडम। तो चलिए देखते हैं जरा। यहाँ पर प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम में समय समय पर बदलाव होते रहे, चेंजेज होते रहे। अगर आप लिनियस के सिस्टम में देखें तो फंजाई को भी प्लांट के अंदर रखा गया था, मोनेरा यानी बैक्टीरिया भी यहीं पर थे, प्रोटिस्टा में जैसे क्लेमाइडोमोनास को भी प्लांट में रखा गया था। लेकिन अब फंजाई को, मोनेरा को, प्रोटिस्टा के उन मेंबर को जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, उन्हें प्लांटी से बाहर निकाल दिया गया है। जबकि अर्लियर क्लासिफिकेशन का मतलब खास तौर से लिनियस के सिस्टम की बात हो रही है। लिनियस ने फंजाई को, मोनेरन को, प्रोटिस्टन को एक ही साथ एक ही किंगडम में प्लेस किया था, लेकिन विटेकर ने इन सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। तो अगर आज के समय में हम देखें साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये एल्गी नहीं है, ये मोनेरा के मेंबर हैं, ये एल्गी एक्चुअली नहीं है। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो इसमें 5 ग्रुप हमें पढ़ने हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन्हें प्लांटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके अलावा कुछ और सिस्टम यहाँ पर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनके आधार पे प्लांटी किंगडम को डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे पहले बात करते हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल सिस्टम केवल ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित होता है। जैसे हैबिट की बात करें, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा। आप ये भी कह सकते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं इन्हें आप वेजिटेटिव कैरेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे आधारित होते हैं। जैसे लिनियस ने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था वो स्टेमेन के नंबर के आधार पे किया था। तो आप ये समझिए कि अगर मॉर्फोलॉजी के आधार पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पे या एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के आधार पे कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल कहा जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल सिस्टम की दिक्कत ये है कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर देते हैं। जो जातियां एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड उनको ये अलग कर देते हैं, क्योंकि ये बेस होते हैं फ्यू कैरेक्टर पर। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का ये इक्वल वेटेज देता है, बराबर महत्व देता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि आज के समय में एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आसानी से इन्वायरमेंट के द्वारा अफेक्ट हो जाते हैं। तो आज के समय में हम आर्टिफिशियल सिस्टम का यूज़ नहीं करते, लेकिन लिनियस ने जो सिस्टम यूज किया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। इस समय हम यूज कर रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज़ पर। ये प्राकृतिक संबंधों पर आधारित है, और इसमें केवल एक्सटर्नल फीचर को ही नहीं लेते हैं, इसमें इंटरनल फीचर को भी लिया जाता है। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को भी कंसिडर किया जाता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो फ्लावरिंग प्लांट के द्वारा दिया गया, बेंथम और हुकर के द्वारा खूब पूछा जाता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के लिए जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये बेंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया। इस समय की बात करें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप याद करिए कल के लेक्चर में जो आपने विटेकर का सिस्टम पढ़ा था वो भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, जो कि बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। देखिए नेचुरल सिस्टम बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज़ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन नेचुरल एफिनिटीज़ पर आधारित, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
आर्टिफिशियल सिस्टम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित, जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये मान के चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होता है, उनके पूर्वज सेम होते हैं। हम कई दूसरे सोर्सेस से भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं क्लासिफिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर आधारित होता, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ही ध्यान रखिएगा। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हर एक कैरेक्टर के लिए नंबर और कोड बना दिए जाते हैं और फिर डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के केस में हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है और एक ही समय में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसिडर किया जा सकता है। तो इसमें हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, और जो शाम को हम लाइव सेशन करेंगे जहाँ पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। और अगर हम कीमोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित होता है। तो कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी, आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में, नेचुरल सिस्टम के बारे में, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांटी किंगडम को। देखिए, प्लांटी में हमें 5 ग्रुप पढ़ने हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो पहला जो ग्रुप यहाँ पर है वो है एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड। देखिए, थाइलॉइड उन्हें कहते हैं जिनमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, यानी मुख्य रूप से पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर पानी में भी होते हैं और मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये अलग अलग तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन, गीले पत्थरों पे, मिट्टी के ऊपर और वुड के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो लाइकेन के फॉर्म में पाए जाते हैं, फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं, और कुछ एनिमल के साथ एसोसिएशन करते हैं, जैसे कुछ एल्गी स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो करते हैं। स्लॉथ बियर इस धरती का सबसे सुस्त जानवर है। इनका जो फॉर्म और साइज है ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। ये कॉलोनियल हो सकते हैं जैसे वॉलवॉक्स, फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा की बात करें, और कुछ मैरीन फॉर्म है जैसे कि केल्प की बात करें, केल्प आर मैरीन फॉर्म। ये मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, मैसिव मतलब बहुत ही विशाल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरह का है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। हर फ्रेगमेंट डेवलप होकर एक थैलस का फॉर्मेशन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डिफरेंट टाइप के स्पोर के द्वारा होता है। सबसे कॉमन स्पोर है जो स्पोर, जैसे क्लेमाइडोमोनास में जो स्पोर पाए जाते हैं। जो स्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर मोटाइल होते हैं, कल आपने फाइकोमाइसीट में भी देखा था कि फाइकोमाइसीट में भी जो स्पोर हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, खूब पूछा जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है जिसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो गैमीट हैं ये अगर फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर हैं साइज में, जैसे यूलोथ्रिक्स की बात करें, और नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल है लेकिन सिमिलर साइज में जैसे स्पाइरोगाइरा की बात करें, तो इसे आइसोगैमस कहा जाता है। आइसोगैमस में दोनों गैमीट का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर 2 गैमीट जिनका साइज डिसिमिलर है, जैसे कि यूडोराइना की कुछ स्पीसीज में, यहाँ पर एनसीईआरटी ने चेंज किया, ये ध्यान रखिएगा आप, यूडोराइना यहाँ पर नया नाम जोड़ा है तो इसे एनआइसोगैमस कहेंगे। अगर सिमिलर है तो आइसोगैमस, डिसिमिलर है तो एनआइसोगैमस हो जाएगा। और अगर एक गैमीट मोटाइल है, ठीक है, अगर एक गैमीट लार्ज है, नॉन मोटाइल है फीमेल गैमीट, और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट के बीच फ्यूजन होता है तो इसे ऊगैमस कहते हैं। वॉलवॉक्स और फ्यूकस में कंडीशन पाई जाती है। तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आपके नीट में खूब पूछा जा रहा है, इसको अच्छी तरीके से आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ फिगर आपको दिए गए हैं तो इन फिगर को भी याद करना है। जैसे पहला जो फिगर आपको दिया गया है ये वॉलवॉक्स का फिगर यहाँ पर आपको दिखाया गया है।
वॉलवॉक्स में डॉटर कॉलोनी दिखाई गई, पेरेंट कॉलोनी आपको दिखाई गई है। ये दूसरा फिगर यहाँ पर जोड़ा गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास दिया गया था, लेकिन अब ये जो फिगर आपको एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिखाया है ये यूलोथ्रिक्स यहाँ पर है, और ये दोनों ही ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। पहला हो गया यहाँ पर दैट इज वॉलवॉक्स, कॉलोनियल एल्गा है इसकी कॉलोनी, और ये यूलोथ्रिक्स हो गया दूसरा वाला फिगर। अब जो 3 फिगर यहाँ पर B1, B2 और B3 दिए गए हैं, ये लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा है। पहला फिगर जो यहाँ पर है ये लैमिनेरिया का फिगर है, लैमिनेरिया। दूसरा जो फिगर है फ्यूकस है, फ्यूकस को पहचानने का तरीका इसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। और तीसरा जो फिगर है ये डिक्टियोटा का फिगर है, डिक्टियोटा का फिगर। अब आखिरी जो 2 फिगर यहाँ पर दिए गए रेड एल्गी के हैं, ये है पोरफायरा। यहाँ पर ये फिगर आपको पहचानने आने चाहिए, पोरफायरा, और ये है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। तो अच्छी तरीके से इन फिगर को याद करेंगे। जितने फिगर यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको दिए हैं, इन फिगर को अच्छी तरीके से आप रिवाइज करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्गी के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो एल्गी ह्यूमन के लिए कई तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लगभग 50%, एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी हमारी अर्थ पर जितनी फोटोसिंथेसिस होती है उसका 50% केवल एल्गी करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये फोटोसिंथेटिक होती हैं और जितने भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं सब ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, तो ये चूंकि पानी के अंदर पाई जाती हैं, तो जब ये पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करती हैं तो इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसकी वजह से पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देती हैं। इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्राइमरी सोर्स के रूप में, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में। और ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, सभी एक्वेटिक एनिमल के लिए फूड का आधार है। सभी एक्वेटिक एनिमल खाने के लिए इन पे निर्भर करते हैं। कई सारी स्पीसीज हैं, जैसे अगर हम बात करें पोरफायरा की कुछ जातियाँ, लैमिनेरिया की कुछ जातियाँ, सार्गैसम की कुछ जातियाँ। ये 3 जनरा जो आपको दिए गए हैं, इनकी कुछ जातियां 70 स्पीसीज में से एक है। 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी ऐसी हैं जिन्हें खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस को थोड़ा सही तरीके से समझिएगा। मैरीन एल्गी की 70 ऐसी जातियां हैं जिन्हें खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। इन 70 जातियों में से कुछ जातियां बिलोंग करती हैं पोरफायरा से, लैमिनेरिया से, सार्गैसम से। यहाँ ये समझिएगा कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गैसम कोई स्पीसीज नहीं, ये जनरा हैं और इनकी जातियां 70 स्पीसीज में से एक हैं जिन्हें खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब कुछ मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी ऐसे हैं, कुछ मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी ऐसे हैं जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड कहा जाता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को। जैसे एल्जिन नाम का एक हाइड्रोकोलाइड है जिसे ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, और कैराजिन नाम का एक हाइड्रोकोलाइड जिसे रेड एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इन एल्जिन और कैराजिन को कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अगार के बारे में, तो अगार एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसे ऑब्टेन किया जाता है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों रेड एल्गी हैं और इस अगार का यूज़ किया जाता है माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए और आइसक्रीम और जेली को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोरेला की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो प्रोटीन रिच होता है और इसका यूज़ फूड सप्लीमेंट के तौर पे किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों यानी स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी को क्लासिफाई किया गया 3 मेन क्लास में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। तो पहले क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्लास एल्गी का है दैट इज क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी से हम स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर को ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनकी जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर हो सकती है जैसे क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल हो सकती है जैसे वॉलवॉक्स, फिलामेंटस हो सकती है जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ये जनरली हरी घास की तरह नजर आते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनके जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के शेप की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वायर्ड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप हो सकते हैं, अलग अलग जातियों में। इनके ज़्यादातर मेंबर में एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी पाई जाती है जिन्हें पायरिनॉइड कहा जाता है और ये पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होती हैं। पायरिनॉइड में प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी प्रेजेंट है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी यहाँ पर स्टार्च और प्रोटीन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब
कुछ एल्गी ऐसे भी हैं, ज़्यादातर तो ये स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं, लेकिन कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड यानी मजबूत है, जहाँ पर इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और जो आउटर लेयर है वो पेप्टोज के द्वारा बनी होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के द्वारा होता है, जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। इनका फॉर्मेशन जो स्पोरेंशिया में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस हो सकता है। कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, कारा, ये सब इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं। कुछ फिगर भी आपको यहाँ पर दिए गए थे, तो फिगर भी आप जरूर रखिएगा। यहाँ पर दो फिगर आपको दिए गए हैं, एक आपको यूलोथ्रिक्स का फिगर आप दिखाया गया है और एक वॉलवॉक्स का फिगर दिखाया गया। दोनों ही ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्लास पे। दूसरा जो क्लास हमारा यहाँ पर है दैट इज फियोफाइसी, जिसे कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। फियोफाइसी के मेंबर को ब्राउन एल्गी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से मैरीन हैबिटाट में पाए जाते हैं। इनके साइज और फॉर्म में बहुत वेरिएशन पाई जाती हैं। ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म होता है, और जबकि केल्प की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग, प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म होते हैं और ये 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक ग्रो कर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। इनका कलर ऑलिव ग्रीन यानी जैतूनी हरे कलर से लेके ब्राउन के वेरियस शेड में पाए जा सकते हैं, और ये जैंथोफिल पिगमेंट के अमाउंट पर निर्भर करता है। जैंथोफिल का एग्जाम्पल हमारे पास फ्यूकोजैंथिन है, यानी जितना ज़्यादा फ्यूकोजैंथिन होगा इनका ब्राउन कलर उतना ही डार्क हो जाएगा। तो ब्राउन एल्गी का कलर फ्यूकोजैंथिन नाम के पिगमेंट पर निर्भर करता है। फूड का जो स्टोरेज है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है, जो कि लैमिनेरिन या मैनिटॉल हो सकता है। तो ये लैमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। अगर इनकी वेजिटेटिव सेल की बात करें, वेजिटेटिव सेल उन्हें कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो उनमें जिलेटिनस कवरिंग पाई जाती है एल्चिन की। तो सेलोजिक सेल वॉल होती है इनर साइड में, और आउट साइड में जिलेटिनस कोटिंग पाई जाती है एल्चिन की। जैसे ग्रीन एल्गी में सेलोज के ऊपर पेक्टोज की कवरिंग होती है, यहाँ पर सेलोज के ऊपर एल्चिन की कवरिंग पाई जाती है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। अगर प्लांट सेल में से सेल वॉल को हटा दे तो बाकी बचे हुए पार्ट को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड पाया जाता है, इसके अलावा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी बॉडी के बारे में। इनकी जो बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्डफास्ट के द्वारा। इनकी बॉडी में एक स्टॉक होता है जिसे स्टाइप कहा जाता है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन कहा जाता है। अगर फिगर में आपको मैं चल के दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखिएगा आपको ब्राउन एल्गी में तीनों स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से नजर आएंगे। ये देखिए, जो लेमिनेरिया है ये ब्राउन एल्गी का मेंबर है और इसमें होल्डफास्ट, स्टाइप और फ्रॉन तीनों स्ट्रक्चर आसानी से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉइंट यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छी तरीके से इसे आप जरूर ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के तीनों तरीके यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेट जो स्पोर के द्वारा होता है, और जो स्पोर पियर शेप नाशपाती के आकार के होते हैं, और इनमें 2 अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजिला पाए जाते हैं। लैटरली अटैच मतलब ये पियर शेप का जो स्पोर, और लैटरली अटैच फ्लैजिला ऐसे, और अनइक्वल यानी इनका साइज फ्लैजिला का अलग अलग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, और ऊगैमस टाइप का हो सकता है। गैमीट का जो फ्यूजन होता है वो पानी के अंदर होता है,
या फिर उगोनियम के अंदर होता, पानी में होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और अगर उगोनियम में होगा तो इसे इंटरनल कहेंगे। उगैमस स्पीसीज में उगोनियम में होगा, और आइसोगैमस और एन आइसोगैमस जो स्पीसीज होती हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली पाया जाएगा। गैमीट यहाँ पर जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट पायरीफॉर्म यानी पियर शेप के होते हैं, और इनमें फ्लैजिला 2 होते हैं जो कि लेटरली अटैच होते हैं और अनइक्वल होते हैं, यानी जैसा जो स्पोर होता वैसा ही गैमीट होता है। ये बात आप एक साथ याद रखेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस, 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। 3 फिगर मैंने अभी आपको दिखाए थे, तो फिगर यहाँ पर लैमिनेरिया का फिगर दिया हुआ था, फ्यूकस का फिगर था और डिक्टियोटा का फिगर आपको दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर-फाइकोइरिथ्रिन की वजह से इनकी बॉडी का कलर रेड होता है। अब जो रेड एल्गी हैं ये ज़्यादातर मैरीन वाटर में होते हैं और ख़ास तौर से ये गर्म पानी वाले समुद्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं, वार्मर एरियाज़ में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये जहाँ पर खूब लाइट होती वहाँ भी पाए जाते हैं, यानी क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, और ये बहुत ज़्यादा गहराई में भी पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। अब अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी का थैलस ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होता है, यानी ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ में बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फूड का स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। देखिए एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में बहुत सारी ब्रांचिंग पाई जाती हैं, उसी तरह से फ्लोरिडियन स्टार्च में भी ब्रांचिंग पाई जाती है। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ भी रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ भी है जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा होता है। नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल उगैमस है। देखिए ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में अगर आप देखें तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस, लेकिन रेड एल्गी में केवल उगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, क्रेसिलेरिया और जिलीडियम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर एक कंपैरिजन यहाँ पर देखा जाए तो एक टेबल एनसीईआरटी ने आपको दी है जहाँ पर तीनों क्लास के कैरेक्टर में एक कंपैरिजन आपको दिया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो एल्गी के 90% क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे पहले क्लास आपको दिए गए हैं क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी हो जाएगा, और रोडोफाइसी रेड एल्गी हो जाएगा। अब मेजर पिगमेंट अगर आप देखें क्लोरोफाइसी में ए और बी हैं, फियोफाइसी में ए और सी हैं, रोडोफाइसी में ए और डी हैं। अब अगर स्टोर फूड की बात करते हैं तो स्टोर फूड क्लोरोफाइसी में स्टार्च हो जाएगा, फियोफाइसी में मैनिटॉल और लेमिनेरिन हो जाएगा, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च हो जाएगा। इसी तरह सेलवाल की बात करें तो सेलवाल क्लोरोफाइसी में सेल्लोज की बनी और पेक्टोज भी हो सकता है, रोडोफाइसी में सेल्लोज और एल्जिन होता है। रोडोफाइसी में बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा सेल्लोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। ये नया पॉइंट आपके लिए क्योंकि ये थ्योरी में नहीं दिया गया है, तो इसको टेबल से याद करिएगा। फ्लैजिलर नंबर, पोजीशन और इंसर्शन देखिए, क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। एपिकल का मतलब टिप से निकलते हैं। फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। ये 2 फ्लैजिला हैं, अनइक्वल और लेटरल होंगे। रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर रेड एल्गी में पाए जाते हैं। हैबिटाट को अगर आप देखें तो बहुत खास नहीं है। क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में है। फियोफाइसी फ्रेश वाटर में रेयर है, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में। और रोडोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में कुछ है, ब्रैकिश वाटर में है, जबकि ज़्यादातर साल्ट वाटर यानी मैरीन वाटर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये एल्गी के कैरेक्टर की बात हो गई। एल्गी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बेटा, एल्गी के बाद अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट में इंक्लूड किया जाता है अलग अलग तरह के मॉसेस को और लिवरवर्ट को। जैसे मार्केंसिया एक लिवरवर्ट है, फ्यूनेरिया एक मॉस है। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर छाया होती है और जहाँ पर नमी होती है उन जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ कुछ फिगर आपको दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके कॉमन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं।
ब्रायोफाइट की अगर बात करें तो ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट रहते तो सॉइल में हैं, लेकिन ये वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं डैम्प यानी नम जमीन में, ह्यूमिड जहाँ पर नमी होती है, शेडेड लोकेलिटीज जहाँ पर छाया होती है उन जगहों पर पाए जाते हैं। और ये प्लांट के सक्सेशन में जो कि बेयर रॉक या सॉइल में होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सक्सेशन के बारे में इकोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकी जो बॉडी होती है ये एल्गी की तुलना में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड यानी ज़्यादा विकसित होती है। इनकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है, इसका मतलब इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं। और ये प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट होती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब लेटे हुए जैसे दूब घास, और इरेक्ट का मतलब सीधे खड़े होना जैसे आम का प्लांट। और ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर राइजोइड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, राइजोइड यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। इनकी बॉडी थैलस लाइक है, इसका मतलब है इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन रूट लाइक राइजोइड हो सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं। जो इनकी मेन बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, ये हैप्लॉइड होती है। और ये हैप्लॉइड बॉडी गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे गैमिटोफाइट कहते हैं। तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी को गैमिटोफाइट कहा जाता है। ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, ध्यान रखिएगा, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, और एंथ्रीडियम के द्वारा बाईफ्लैजिलेड स्पर्म या एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस किए जाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप की है, और एक आर्चिगोनियम सिंगल एग को प्रोड्यूस करती है। जो एंथ्रोजॉइड यानी स्पर्म होते हैं इन्हें वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, जहाँ पर ये आर्चिगोनियम के संपर्क में आते हैं। एक एंथ्रोजॉइड एक के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो जाइगोट है, इसमें जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। जाइगोट जो होता है ये मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। और ख़ास बात सबसे ये कि स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग। यहाँ स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट से और उससे नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। यानी स्पोरोफाइट अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। अब स्पोरोफाइट की कुछ सेल रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस करती हैं और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, और ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंस के बारे में। ब्रायोफाइट का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही कम होता है, लेकिन इनका जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्रायोफाइट्स है वो ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बट लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहले देखिए, कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेसियस मैमल को, बर्ड को और अदर एनिमल को। अगर हम स्फैगनम की बात करें तो स्फैगनम एक ऐसा मॉस है जो पीट प्रोवाइड करता है। पीट एक सब्सटेंस है और इस पीट का यूज लंबे समय से ईंधन के रूप में किया जाता है और पैकिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह यानी ट्रांसशिपमेंट में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है स्फैगनम के अंदर। इसे कॉमनली पीट मॉस या बॉग मॉस कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए स्फैगनम का फिगर भी आपको दिखाया गया है। ये जो फिगर यहाँ पर डी वाला फिगर आप देख पा रहे हैं ये स्फैगनम का फिगर यहाँ पर है। जो डी फिगर यहाँ पर है ये स्फैगनम आपको दिखाया गया, जिसमें एंथ्रीडियल ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच और ये अदर ब्रांचेस आपको दिखाई गई हैं। तो ये फिगर भी आपको एग्ज़ाम में अगर दिया जाए तो पहचान में आना चाहिए, इस तरीके से इसको याद करेंगे। अब अगर हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो मॉसेस लाइकेन के साथ मिलके चट्टानों के ऊपर ग्रो करने वाले पहले ऑर्गेनिज्म हैं और इसलिए इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है और सॉइल में हायर प्लांट यानी जो टेरिडोजिम्नो एंजियो हैं वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं। जो मॉसेस होते हैं ये सॉइल के ऊपर एक डेंस मैट का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी वजह से ये बारिश का प्रभाव कम करते हैं और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ये मृदा क्षरण को रोकने का काम करते हैं।
ब्रायोफाइट को मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट और मॉसेस में। लिवरवर्ट में मार्केंशिया आ जाएगा, और मॉसेस में जैसे स्फेगनम की बात करते हैं या फिर अगर फ्यूनेरिया की बात करते हैं तो ये मॉसेस के एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए पहले लिवरवर्ट को देखते हैं। लिवरवर्ट ज़्यादातर मॉइस्ट सैडी हैबिटाट में ग्रो करते हैं, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, नदियों के किनारे, दलदली क्षेत्रों में, गीली मिट्टी में, ट्री के बार के ऊपर और लकड़ी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब मैंने बताया कि रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता जैसे मार्केंशिया। तो मार्केंशिया का फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी ने आपको दिया है। ये जो ए और बी फिगर है ये मार्केंशिया के दिए गए हैं। जो ए आपको दिखाया गया ये फीमेल थैलस है, और जो बी आपको दिखाया गया ये मेल थैलस का फिगर आपको दिखाया गया है। फीमेल थैलस में आर्चिगोनियोफोर आपको दिखाया गया, मेल थैलस में एंथ्रीडियोफोर आपको दिखाया गया। यहाँ पर राइजोइड दिखाई दे रहे हैं, और ये जेमा कप आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में अभी हम यहाँ पर लैंग्वेज में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ज़रा यहाँ पर। अगर मार्केंशिया के थैलस की हम बात करते हैं तो इनका थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है, और ये सबस्ट्रेटम के साथ क्लोजली एप्रेस यानी चिपका हुआ होता है। कुछ लीफी मेंबर भी लिवरवर्ट में पाए जाते हैं, जिनमें दो रो में लीफ पाई जाती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि ट्रू रूट स्टेम लीफ यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। थैलाई थैलस का प्लूरल फॉर्म है, और साथ ही साथ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं जिन्हें जेमी कहा जाता है, सिंगुलर में जेमा कहा जाता है। जेमी ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड होते हैं, जो कि छोटे से रेसेप्टिकल में बनते हैं जिसे जेमा कप कहा जाता है। अभी फिगर में मैंने आपको दिखाया था थैलस के ऊपर जेमा कप है, जेमा कप के अंदर जेमा बनते हैं, और जो जेमा होते हैं ये एसेक्सुअल बड हैं, और ये जो जेमा है ये जब डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से तो जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे बनते हैं या फिर अलग अलग थैलस पे बनते हैं, सेम और डिफरेंट थैलाई। अब मार्केंशिया को आप देखिए तो यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे हैं, एंथ्रीडिया अलग थैलस पे हैं और आर्चिगोनिया अलग थैलस पे हैं। इनका जो स्पोरोफाइट है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है फूड, सीटा और कैप्सूल में। मियोसिस होने के बाद जो कैप्सूल हैं इनके अंदर स्पोर बनते हैं, और स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, जबकि यहाँ पर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है। अब बात करते हैं मॉसेस के बारे में। मॉसेस की अगर बात की जाए तो मॉसेस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है। ये पहले भी आपको बताया गया कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, और इस गैमेटोफाइट में दो फर्दर स्टेजेस पाई जाती हैं। पहली स्टेज को प्रोटोनीमा कहा जाता है और दूसरी स्टेज को लीफी स्टेज के नाम से जाना जाता है। जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है ये डायरेक्टली स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनती है। ये क्रीपिंग, ग्रीन और ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। लीफी स्टेज की बात करें तो लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होती है लेटरल बड के फॉर्म में, और ये अपराइट होती है, पतली सी ब्रांच इसमें होती है, सिलेंडर एक्सिस, और इसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स पाई जाती हैं। जो लीफी स्टेज होती है ये सॉइल से अटैच होती है मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड से। ये ध्यान रखिएगा, मॉसेस में मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड पाए जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर राइजोइड आपने पढ़े हैं। आप एक्चुअली ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो लिवरवर्ट है उनमें यूनिसेलुलर राइजोइड है, और जो मॉसेस इनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड है, और यही जो लीफी स्टेज है इसी पे सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस में होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अगर चैप्टर 1 आप याद करिए तो आपने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रोटोनीमा ऑफ मॉस में फ्रेगमेंटेशन होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये लीफी सूट के ऊपर यानी लीफी स्टेज के ऊपर बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट स्पोरोफाइट को बनाता है, स्पोरोफाइट में फूड, सीट और कैप्सूल पाए जाते हैं। अगर मॉस का फिगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जरा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मॉस का जो फिगर आपको दिया गया है
ये देखिए आप, जो सी वाला फिगर है ये एक मॉस है फ्यूनेरिया, और फ्यूनेरिया में आप देख सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट है इसमें सीटा कैप्सूल दिखाई गए, इसका फूट यहाँ पर होगा, और जो गैमेटोफाइट है इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए और ये राइजोइड आपको दिखाए गए हैं। तो यानी जो स्पोरोफाइट है ये फूट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। अब जो कैप्सूल यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट आप जानते हैं कि लिवर वर्ड में भी आप देखें तो जो स्पोरोफाइट है उसमें फूट, सीटा कैप्सूल आपने पढ़ा, और जो मॉसेस है यहाँ पर भी फूट, सीटा कैप्सूल पाए जाते हैं, लेकिन जो मॉसेस का स्पोरोफाइट है लिवर वर्ड की तुलना में ज़्यादा इलेबोरेट होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। मोर इलेबोरेट, ये नीट में आपसे सवाल पूछा जा चुका है। अब कैप्सूल में मियोसिस होने से स्पोर बनते हैं। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए मॉसेस के, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, जहाँ पर फ्यूनेरिया और स्फैग्नम का फिगर भी आपको दिया गया है। तो बेटा प्लांटी किंगडम में हमने एल्गी और ब्रायोफाइट को पढ़ा। तीसरे ग्रुप पे चलते हैं, दैट इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल और फंस को इंक्लूड किया जाता है। टेरिडोफाइट को मेडिसिनल पर्पस यानी दवाइयों के तौर पे यूज़ किया जाता है और सॉइल बाइंडर के तौर पे इन्हें यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इन्हें ऑर्नामेंटल यानी सजावटी प्लांट के तौर पे ग्रो कराया जाता है। इवोल्यूशन के दौरान ये सबसे पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए गए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन पहली बार टेरिडोफाइट में हुआ, और जाइलम फ्लोएम के बारे में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइट पाए जाते हैं कूल ठंडी जगहों पर, डैम गीली जगहों पर और सैडी प्लेसेस यानी छायादार जगहों पर, लेकिन कुछ मेंबर ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशन में यानी बालू वाली मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे कि ब्रायोफाइट की हम बात करें तो वहाँ पर जो डोमिनेंट फेज थी लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइट थी, लेकिन अगर हम टेरिडो की बात करें तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाए जाते हैं। इन तीनों को ट्रू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लीव्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट में ये छोटी हो सकती माइक्रोफिल जैसे सिलेजनेला के केस में, और बड़ी हो सकती हैं जिन्हें मैक्रोफिल कहते हैं फर्न के केस में। ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से याद जरूर रखने हैं। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट की बात करें जो कि मेन बॉडी यहाँ पर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती है और ये स्पोरेंजिया लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर पाई जाती है जिन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल उन पत्तियों को कहा जाता है जिन पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अब कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल होती हैं ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसे स्ट्रोबिलस या कोन कहा जाता है, जैसे सिलेजनेला और इक्विसिटम में कोन पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगर फिगर आप देखिए यहाँ पर, तो ये जो बी फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया ये इक्विसिटम का फिगर है और इसमें स्ट्रोबिलस आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रोबिलस को ही कॉमनली कोन के नाम से जाना जाता है। तो वही यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको लैंग्वेज में भी लिख के दिया कि सिलेजनेला और इक्विसिटम में कोन पाए जाते हैं। द स्पोरेंजिया, अब जो स्पोरोफिल हैं, इन स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया के अंदर एक्चुअली पाई जाते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होती है जिनमें मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं और जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो इनकॉन्स्पिकुअस यानी अस्पष्ट, जो दिखने में क्लियर ना हो, छोटा लेकिन मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैमेटोफाइट यहाँ पर होता है, इस गैमेटोफाइट के लिए स्पेशल टर्म हम यूज़ करते हैं जिसे प्रोथैलस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है। प्रोथैलस फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड यानी इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, गैमेटोफाइट जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है उसे प्रोटोनीमा कहा जाता है मॉसेस के केस में, वैसे यहाँ पर जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसे प्रोथैलस कहा जाता है। इस गैमेटोफाइट या प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कूल,
डैम्प और सैडी प्लेस की ज़रूरत होती है। चूँकि इनको रहने के लिए कूल डैम्प और सैडी प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए टेरिडोफाइट का जो स्प्रेड है, इनका जो फैलाव है वो बहुत ही सीमित है। ये दुनिया के बहुत ही नैरो जियोग्राफिकल रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है, दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ये हर जगह आपको नहीं मिलते हैं। अब जो गैमेटोफाइट है इस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया जो अभी ब्रायो में भी आपने पढ़ा था, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। ब्रायोफाइट की तरह यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंथ्रोजॉइड यानी मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो मेल गैमीट है ये एंथ्रीडिया से रिलीज होता है और आर्चिगोनिया के माउथ तक पहुँचता है। आर्चिगोनिया के अंदर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं और फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, और स्पोरोफाइट आपने पढ़ा ये डोमिनेंट स्टेज है टेरिडोफाइट में, जबकि ब्रायो की डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफिटिक होती है। अब ज़्यादातर अगर हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में सभी स्पोर एक ही तरह के बनते हैं। जितने भी स्पोर होते हैं सब स्पोर एक ही तरह के बनते हैं। स्पोरोफाइट के द्वारा जो स्पोर बनते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं, ऐसे टेरिडोफाइट को होमोस्पोरस कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिलेजनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, तो ये ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। मैक्रोस्पोर लार्ज होते हैं और माइक्रोस्पोर स्मॉल होते हैं। जिनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं उन्हें हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। अब जो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर होते हैं ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे आपकी, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में, ये पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहता है वेरिएबल पीरियड के लिए। यानी फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहता है। अब जो जाइगोट का डेवलपमेंट है एम्ब्रियो में, जाइगोट का एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर है। इसी को हम सीड हैबिट का प्रिकर्सर मानते हैं, इसे सीड हैबिट का प्रिकर्सर मानते हैं, और इससे इम्पॉर्टेंट स्टेप इवोल्यूशन में माना जाता है, क्योंकि अभी जो जिम्नो आप पढ़ने वाले हैं उनमें सीड हैबिट की शुरुआत हो जाएगी। अब अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। देखिए, एल्गी के 3 क्लास थे, टेरिडो के 4 क्लास है। साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजनेला लाइकोपोडियम आता है, स्पिनोप्सिडा जिसमें इक्वेसिटम आता है, और टेरोप्सिडा में टेरिस, डायप्टेरिस और एडियंटम आ जाते हैं। कुछ फिगर भी एनसीईआरटी ने आपको दिए हैं, जो फिगर आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जैसे जो पहला फिगर आपको यहाँ पर दिया गया, इसको आप ध्यान से देखिए। पहला जो फिगर आपको दिया गया ये सिलेजनेला का फिगर यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसे कॉमनली संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता, सिलेजनेला हो गया। दूसरा फिगर इक्विसिटम है, तीसरा फिगर जो आपको दिखाया गया फर्न है, और चौथा फिगर साल्विनिया है। तो ये फिगर आप अच्छी तरीके से पहचान के रखिएगा, क्योंकि शाम को जब हम लाइव सेशन करेंगे उसमें आपसे मैं ये पूछूंगा। चलिए बेटा, चौथे प्लांट ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्टम का मतलब नेकेड होता है और स्पर्मा का मतलब सीड होता है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर ओव्यूल के ऊपर कोई भी ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है, और ये फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद दोनों ही कंडीशन में एक्सपोज्ड होते हैं, और इसीलिए इन्हें नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है। अब जो सीड होते हैं इनका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। जो ओव्यूल होते हैं यही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करते हैं, और चूँकि ओव्यूल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती इसलिए जो सीड होते हैं ये भी नेकेड होते हैं, यहाँ पर कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड किया जाता है मीडियम साइज ट्री को, या टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं और श्रब हो सकते हैं। मतलब मीडियम साइज के ट्री हैं, टॉल ट्री हैं और श्रब हैं। अब एक जिम्नोस्पर्म यहाँ पर है जिसका नाम है सिकोया, और जो सिकोया है ये एक्चुअली जायंट रेडवुड ट्री से कहा जाता है, और ये जो दुनिया के सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज हैं उनमें से एक, और ये जिम्नोस्पर्म का सबसे टॉलेस्ट ट्री है। रूट की अगर बात करें तो जनरली टैप रूट सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। टैप रूट क्या है, मॉर्फोलॉजी में आप जान पाओगे।
कुछ जनरा में जो रूट होती हैं वो फंगल एसोसिएशन बनाती हैं माइकोराइजा के फॉर्म में, जैसे पाइनस के केस में। तो पाइनस की रूट फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती है जिसे माइकोराइजा कहते हैं। और साइकस की अगर रूट की बात करें तो इसमें कोलोरॉइड रूट पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाती हैं। स्टेम की अगर बात की जाए तो इनका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। अनब्रांच स्टेम साइकस में है और ब्रांच स्टेम पाया जाता पाइनस और सिट्रस के केस में। जिम्नोस्पर्म की लीफ सिंपल या कंपाउंड में से कोई भी हो सकती हैं। साइकस के केस में पिन्नेट लीफ कई साल तक परसिस्ट करती। पिन्नेट लीफ किसे कहते हैं ये हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त कर सकती हैं, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर को, नमी को, ह्यूमिडिटी को और विंड वेलोसिटी को ये टॉलरेट कर सकती हैं। कॉनिफर की बात करें, कॉनिफर में जैसे पाइनस की बात करें, पाइनस एक कॉनिफर है। कॉनिफर में निडल लाइक लीफ पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं और सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से इनका वाटर लॉस कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। साथ ही इनकी जो थिक क्यूटिकल है और सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा का मतलब इनके स्टोमेटा गहराई में धसे होते हैं, इससे भी वाटर का लॉस कम हो जाता है। अगर हम सभी जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। अभी आपने देखा कि टेरिडोफाइट के ज़्यादातर मेंबर होमोस्पोरस थे, कुछ मेंबर हेट्रोस्पोरस थे, लेकिन और स्पर्म और हेट्रोस्पोरस, सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी ये माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर दोनों को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैप्लॉइड स्पोर होते हैं एक्चुअली। अब ये जो दो तरह के स्पोर होते हैं इनका फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के ऊपर पाई जाती है और स्पोरोफिल अरेंज होकर लेग्स स्ट्रोबिलाई या कोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रोबिलाई जहाँ लिखा है यहाँ पर हम कोन टर्म का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। जिन कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं और माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं उन्हें मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाता है। अब ये जो मेल कोन होते हैं इनके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं और मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर हाईली रिड्यूस होता है और इसमें लिमिटेड नंबर में सेल पाई जाती हैं। इस रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है ये माइक्रोस्पोरेंजिया यानी मेल कोन के अंदर होता है। दूसरे कोन जिन कोन के अंदर मेगा स्पोरोफिल होती हैं, मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजिया। मेगा जैसे माइक्रोस्पोरोफिल आपने देखा तो माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, वैसे ही मेगा स्पोरोफिल पे मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल पाए जाते हैं। तो जिन कोन पे मेगा स्पोरोफिल होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल कोन कहा जाता है। अब जो मेल और फीमेल कोन होते हैं, मेल और फीमेल कोन एक ही पेड़ पे पाए जा सकते हैं, जैसे पाइनस के केस में, पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट में है। जबकि अगर साइकस की बात करें तो साइकस में जो मेल कोन है और मेगा स्पोरोफिल है ये अलग अलग ट्री पर पाए जाते हैं, यानी साइकस में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है जिसे हम डायसियस कहते हैं। जबकि पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे होते हैं, मोनोइसियस कहा जाता है। साइकस में ये भी ध्यान रखिएगा मेल कोन होता है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता है, जबकि पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं। ये बात अच्छी तरीके से आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल की अगर बात करें तो ये न्यूसेलस की एक सेल से डेवलप होती है। न्यूसेलस के ऊपर एनवेलप पाए जाते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहा जाता है। तो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल है और जो मेगा स्पोर मदर सेल है इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है जिससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। अब इन 4 मेगा स्पोर में से कोई एक मेगा स्पोर मेगा स्पोरेंजियम के अंदर
डेवलप होके मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है और इस मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के द्वारा 2 से 8 आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन को रखा जाता है। जैसे साइकस की बात करें तो 2 से 8 आर्चिगोनिया पाई जाती है। वैसे अगर जिम्नो में पूछा जाएगा तो 2 और 2 से ज़्यादा आंसर आप करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया है। और ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम के ऊपर रिटेन रहता है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। यानी यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चलिए अब देखिए जरा कंपैरिजन देखिए। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आपने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन जिम्नो में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रिटेन रहते हैं। ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रिटेन रहते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। अब जो मेल गैमेटोफाइट है यानी पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है और एयर करंट के द्वारा यानी विंड के द्वारा इनका पॉलिनेशन होता है और ये यहाँ से कांटेक्ट में आते हैं ओव्यूल के, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल के संपर्क में आते हैं और जो ओव्यूल है मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है। अब पॉलन ट्यूब यहाँ पर बनती है और पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को कैरी करके आर्चिगोनिया तक ले जाता है और आर्चिगोनिया के माउथ के नियर मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और जो फर्टिलाइजेशन है इसके बाद ओव्यूल सीड में चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर सीड कवर्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये फिगर आपको पहचान में आना चाहिए, जो सी फिगर आपको दिया गया है। ये जो फिगर आपके सामने ये जिंगो का फिगर है, ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है बी वाला ये फिगर पाइनस का है और ये जो ऊपर ए फिगर आपको दिखाया गया साइकस का फिगर है तो साइकस हो गया, ये पाइनस का फिगर हो गया और सबसे नीचे जो फिगर आपको दिया गया जिंगो का फिगर है में आपको ड्वार्फ सूट, लॉन्ग सूट और सीड दिखाए गए हैं और सीड यहाँ पर नेकेड नहीं होते हैं। तो 3 एग्जाम्पल फिगर में आपको दिए गए हैं। तो अगर हम जिम्नो और एंजियो की बात करें तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो फ्रूट का होता है। जिम्नोस्पर्म में सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग प्रेजेंट होती है। चलिए बेटा, प्लांटी में सबसे लास्ट ग्रुप आपका एंजियोस्पर्म है। देखिए एंजियोस्पर्म को यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म के लिए आपके पास 8 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूँ 8 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। एंजियोस्पर्म के 5 चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, 1 चैप्टर मार्फोलॉजी हो गया, 1 एनाटॉमी हो गया, 7 हो गए और 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। टोटल 8 चैप्टर हैं। तो इसलिए एंजियो को यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जिम्नो की अगर बात करें तो वहाँ पर ओव्यूल नेकेड थे, लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करें तो इन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। इनमें जो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल होते हैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं जिन्हें फ्लावर कहा जाता है। साथ ही साथ एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं, नेकेड नहीं होते हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म है ये एक लार्ज ग्रुप है प्लांट का, ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है प्लांट का और ये अलग अलग तरह के हैबिटाट में पाया जाता है। सबसे जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वो उल्फिया है और सबसे जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस है, जिसकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। एंजियोस्पर्म हमें प्रोवाइड करते हैं फूड, खाना, फॉडर यानी चारा, फ्यूल यानी ईंधन, दवाइयाँ और बहुत सारे कंपाउंड हमें प्रोवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक डाइकॉटिलेडनस है और दूसरा मोनोकॉटिलेडनस है। जैसे आपने चैप्टर 1 था लिविंग वर्ल्ड में देखा था कि मैंगो का जो क्लास है डाइकॉटिलेडनी है, वीट का जो क्लास है मोनोकॉटिलेडनी है। अगर हम डाइकॉटिलेडन्स की बात करें तो इनकी खास बात है कि इनके सीड में 2 कॉटिलेडन पाए जाते हैं। रेटिकुलेट वेनेशियन लीफ में पाया जाता है। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। टेट्रामेरस और पेंटामेरस का मतलब है कि फ्लोरल वर्ल में जो मेंबर का नंबर है वो 4 या 5 होता है और ये हम मार्फोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे। मोनोकॉटिलेडन की अगर बात करें तो मोनोकॉटिलेडन में सिंगल कॉटिलेडनस सीड पाए जाते हैं, पैरेलल वेनेशियन लीफ में पाया जाता है और ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, यानी हर वर्ल में मेंबर का नंबर 3 या 3 के मल्टीपल में पाया जाता है। यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उससे
स्टेमन कहा जाता है और हर स्टेमन की में एक फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल डिवाइड करती है मियोसिस के द्वारा और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं जो मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को पिस्टिल कहा जाता है या कार्पेल कहा जाता है और जो पिस्टिल है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक को ओवरी कहा जाता है, एक को स्टाइल कहते हैं और एक को स्टिग्मा का नाम दिया जाता है। अब जनरली एक ओव्यूल के अंदर अगर हम देखें, एक ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है जिनमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और एक डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस में एक सेल और 2 सिनर्जिड होती है, 3 एंटीपोडल होती है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। जो पॉलन ग्रेन है ये डिस्पर्शल के बाद विंड के द्वारा या एनिमल के द्वारा या वाटर के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है और ओव्यूल के अंदर जाने के बाद जो पॉलन ट्यूब है ये 2 मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देती है। अब ये जो 2 मेल गैमीट हैं इनमें से एक मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज करता है जिसे सिनगैमी कहते हैं, इससे जाइगोट बनता है। दूसरा मेल गैमीट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है और चूंकि यहाँ पर 2 फ्यूजन हो रहे हैं, एक सिनगैमी हो रहा है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये घटना एंजियोस्पर्म के लिए यूनिक है। देखिए यहाँ मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पूरे चैप्टर में ये खूब डिटेल में आपको पढ़ना है। अब जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में और जो पेन है ये डेवलप होता है एंडोस्पर्म में और एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सिनर्जिड और एंटीपोडल डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल है सीड में डेवलप हो जाता है और जो ओवरी है ये फ्रूट में विकसित हो जाती है। यहाँ पर आपको एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दी गई है। इस लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एंजियोस्पर्म में एक डाइकोटिलेडन प्लांट दिखाया गया है, ए वाला फिगर, और बी वाला मोनोकोटिलेडन प्लांट आपको दिखाया गया है। चलिए बेटा, अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की सेल में माइटोसिस हो सकती है और इसी वजह से यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइप की प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है ये माइटोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन करती है और इसी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। यानी गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है माइटोसिस के द्वारा। अब जो गैमीट होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं और जो जाइगोट है ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। अब स्पोरोफाइट में मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं यानी गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है और स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। गैमेटोफाइट गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस से करता है और स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस से करता है। अब जो स्पोर होते हैं ये स्पोर माइटोसिस से डिवाइड करके फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर आप देखें तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बीच में। यानी स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। लेकिन 3 तरह के पैटर्न यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है इसे हैप्लॉन्टिक के नाम से जाना जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। जैसे अगर फिगर आप देखेंगे ए वाला, तो इस फिगर में जो जाइगोट है केवल यही डिप्लॉयड है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल को आप चेक करिए, जितने भी स्ट्रक्चर वो हैप्लॉयड आपको मिलेंगे तो इसी से आप पहचान करेंगे। अगर किसी लाइफ साइकिल में आपको केवल जाइगोट ही डिप्लॉयड मिलता है तो इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाएगा और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता है।
जाइगोट में मियोसिस हो जाती है जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और ये स्पोर माइटोसिस से डिवाइड करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं और गैमेटोफाइट डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है इन प्लांट में। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज़्यादातर एल्गी में पाई जाती है जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास की सम स्पीसीज में पैटर्न पाया जाता है। ये आप जो फिगर इस समय देख रहे हैं आपके सामने, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पैटर्न आपको दिखाया गया जहाँ पर जाइगोट डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर बने, स्पोर से गैमेटोफाइट बना और गैमेटोफाइट से गैमीट का फॉर्मेशन हुआ गैमेटोजेनेसिस से और गैमीट के फ्यूजन को सिनगैमी कहते हैं और सिनगैमी के बाद फिर से जाइगोट बन गया। अब आते हैं दूसरी लाइफ साइकिल पे जिसे कहा जाता है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है ये डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फेज होता है प्लांट में। जो बी फिगर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये बी फिगर यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए आपको दिखाया गया। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो जाइगोट है, इस जाइगोट में मियोसिस नहीं हुई बल्कि जाइगोट में यहाँ पर माइटोसिस हुई और जाइगोट में माइटोसिस से स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट में मियोसिस होने से स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बना और गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होने से गैमीट बने और गैमीट में सिनगैमी होने से फिर जाइगोट बन गया। तो अंतर आप कैसे दोगे? अगर आप हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक को देखिए तो हैप्लॉन्टिक साइकिल में जाइगोट में मियोसिस हुई जबकि डिप्लॉन्टिक में जाइगोट में माइटोसिस हुई। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक फेज होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जो गैमेटोफिटिक फेज होती है ये सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और एक एल्गा है जहाँ पर ये एक्सेप्शनली कंडीशन पाई जाती है, फ्यूकस में ये पैटर्न पाया जाता है। इसके अलावा सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोरेंजियो को कहा जाता है सभी सीड बियरिंग प्लांट में और फ्यूकस एक एल्गा, इसमें हैप्लॉन्टिक पैटर्न होना चाहिए लेकिन डिप्लॉन्टिक पैटर्न पाया जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन ब्रायो और टेरिडोफाइट में पाई जाती है जहां पर दोनों स्टेजेस मल्टी सेलुलर होती हैं, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर होती हैं लेकिन डोमिनेंट फेजेस दोनों में अलग होती है क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रायो में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होती है और टेरिडो में डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट होती है। सी जो फिगर आपको दिया गया है ये सी फिगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए है। तो अब जरा ब्रायो और टेरिडो में अंतर देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में आप जानते हैं डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड और इरेक्ट फेज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है और जो स्पोरोफाइट होता है ये शॉर्ट लिव्ड है, मल्टी सेलुलर है, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज यानी अटैचमेंट एंड न्यूट्रिशन। ये ब्रायोफाइट की बात हो गई। टेरिडो की बात करें तो टेरिडोफाइट में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है ये डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू है और जो गैमेटोफाइट होता है ये मल्टी सेलुलर है, सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक होगा, इंडिपेंडेंट है बट शॉर्ट लिव है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि टेरिडोफाइट ऐसे प्लांट हैं जहां पर दोनों फेजेस, चाहे गैमेटोफाइट को आप देखिए ये भी इंडिपेंडेंट है, जो स्पोरोफाइट है ये भी इंडिपेंडेंट है, जबकि ब्रायो को आप देखिए तो ब्रायो के केस में आपको पता चल रहा है कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज है ब्रायोफाइट में, जो गैमेटोफिटिक स्टेज है ये गैमेटोफिटिक स्टेज इंडिपेंडेंट होती है लेकिन जो स्पोरोफिटिक होती है ये टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट के ऊपर। जबकि जिम्नोरेंजियो में उल्टा हो जाता है, वहां पर जो गैमेटोफाइट होता है ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है जबकि टेरिडोफाइट में दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर एल्गल जेनरा हैप्लॉन्टिक होते हैं। जैसे आपने देखा कि वॉलवॉक्स की बात करें, स्पाइरोगायरा की बात करें, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज की बात करें, ज़्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक होती हैं लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस बात को। और अगर हम बात करते हैं फ्यूकस के बारे में तो फ्यूकस डिप्लॉन्टिक नेचर शो करता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक कंडीशन शो करता है। अब आते हैं समरी पे। समरी में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट possessed and the type of stored food
एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्गी का क्लासिफिकेशन पिगमेंट के टाइप और स्टोर फूड मटेरियल पे आधारित होता है। एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट विच मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। बाकी देखते हैं यहाँ पर कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है। टेरिडोफाइट में ध्यान रखिएगा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती रूट स्टेम लीफ में, और ये ट्रू है क्योंकि इनके अंदर वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी वॉल। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर 2 फ्यूज़न होते हैं, एक सिंगेमी और एक ट्रिपल फ्यूज़न। तो बेटा यहाँ पर हमने इस प्लांटी किंगडम को डिस्कस किया। आपने देखा कि करीब यहाँ पर 70-80 मिनट का टाइम हमें लगा पूरे चैप्टर को डिस्कस करने में, लेकिन ये चैप्टर अगर लाइन टू लाइन आप खुद पढ़ते हैं तो आपको 2-3-4 घंटे का टाइम लग जाता, लेकिन मैंने इस टॉपिक को करीब 1.25 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तो आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो भी आप ज़रूर देखिए और उससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। अब ये जो वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की है बेटा, देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हमने 1 घंटे के अंदर सारे टॉपिक को, हर एक लाइन को और एनसीईआरटी के पॉइंट को हमने डिस्कस किया। अब अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेज कर सकते हैं। जो क्लासरूम के हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं, उन वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में और काफ़ी सीक्वेंस में चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर दोनों तरह के पॉइंट कवर किए जाते हैं। अभी जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की कॉस्ट होती है जो क्लासरूम वीडियो लेक्चर की, वो 25,000 होती है, लेकिन नीट 2020 के लिए आपको केवल 3,000 रुपये में पूरी 10 यूनिट और 38 चैप्टर के वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो इस मौके का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप एकदम नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 3,000 रुपये में आप इन वीडियो लेक्चर को ले सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और करीब 38-40 डेमो लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको देख के फिर आप ये कर सकते हैं। अगर किसी यूनिट में आपको दिक्कत है तो 1 यूनिट आप परचेज कर सकते हैं केवल 500 रुपये में। तो इनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं नीट 2020 के लिए। और साथ ही साथ आज शाम को जो हमारा लाइव सेशन 5 बजे से होगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो लाइव सेशन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।